नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कहते हैं 1947 में आजाद भारत से अलग होकर पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन 61 सालों तक मुल्क का लोकतंत्र फौजी हुक्मरानों से हमेशा से लहूलुहान होता रहा। सबसे पहले जनरल मोहम्मद अयूब ने पूरे 9 सालों तक मुल्क पर मिलिट्री शासन थोपा, खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति भी घोषित किया, लेकिन भारत के हाथों मिली करारी हार से उसके मुल्क पर पकड़ कमजोर होने लगी और नतीजा ये हुआ कि 1959 में जनरल मयाऊब खान ने उन्हें हुकूमत से बेदखल करके पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथों में ले ली। लेकिन जैसे ही उनके शासन में पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में जन्म हुआ, मुल्क में देखिए लोकशाही की हवा चली और जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री चुने गए। कहते हैं जिस जनरल जियाउल हक को भुट्टो ने आर्मी चीफ बनाया, उसे जियाउल हक ने उनका तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद तो देखिए दुनिया ने पाकिस्तान में फौजी हुकूमत तब देखी जब नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ के हाथ में पाकिस्तान की सत्ता आई। इसके बाद देखिए पाकिस्तान में देखिए कितनी ही सरकारें आईं और गईं, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर फौज ने ही सत्ता चलाई। इमरान खान के तख्ता पलट और उसके बाद शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद दावे तो खूब किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में अब कभी सैन्य शासन नहीं लगेगा, लेकिन इतिहास गवाह है पाकिस्तान सेना, सत्ता और तख्ता पलट में ही जीत आया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरह क्या भारत में भी, क्या हमारे देश में भी कभी मिलिट्री शासन लगेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि इन दिनों उड़ीसा के संत अच्युतानंद दास जी की वायरल भविष्यवाणियों में भारत में आने वाले मिलिट्री शासन का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, हम उन्हीं संत अच्युतानंद दास जी की बात कर रहे हैं जिन पर आज भी उड़ीसा के लोगों का अटूट विश्वास है। हम उन्हीं संत अच्युतानंद दास जी की बात कर रहे हैं जो 16वीं सदी के कवि, दृष्टा और वैष्णव संत थे। हम उन्हीं संत अच्युतानंद दास जी की बात कर रहे हैं जिन्होंने उड़ीसा भाषा में आध्यात्मिक क्रांति का नेतृत्व किया। और हम उन्हीं संत अच्युतानंद दास जी की बात कर रहे हैं जिनकी जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर की गई भविष्यवाणी इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। असल में भगवान जगन्नाथ की धरती पर देखिए पंच सखा हुए। कहते हैं जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल में भक्ति की मंदाकिनी प्रवहित कर रहे थे, तब पंच सखा के नाम से बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, यशवंतन दास तथा अनंत दास ने ही अपनी योग शक्ति के बल पर लोगों को अध्यात्म की दुनिया से जोड़ा। और इन्हीं में से एक संत अच्युतानंद दास थे जिनमें देखिए भविष्य के गर्भ में छिपे रहस्य को जानने और देखने की एक अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने भारत के संदर्भ में देखिए कई भविष्यवाणियां की और इन्हें नाम दिया गया भविष्य मालिका। कहते हैं श्री अच्युतानंद दास जी ने अपने सखाओं के साथ मिलकर कुल 1,85,000 ग्रंथ लिखे, जिनमें भविष्य मालिका उनका सबसे गुप्त और चमत्कारी ग्रंथ माना गया। इसमें भगवान कल्कि देव का कब वो धरती पर जन्म लेंगे, कलयुग का अंत कब होगा, विश्व युद्ध कब होगा, महाभारत के शेष बचे आधा युद्ध कब और कैसे होगा, और कैसे विनाश और युग परिवर्तन होगा, वो कैसे धर्म स्थापना करेंगे और कैसे सतयुग की शुरुआत होगी, ये तमाम घटनाओं का जिक्र इस ग्रंथ में है। और ठीक इसी तरह भविष्य मालिका में भारत में लगने वाले मिलिट्री शासन और महायुद्ध की भविष्यवाणी भी मिलती है। भविष्य मालिका को समझने वाले लोग ये दावा करते हैं कि भारत में एक दौर ऐसा आएगा जब एक ऐसा शख्स अवतार लेगा जो अति शक्तिशाली, ज्ञानी और सेनानी होगा। जिस प्रकार भगवान कृष्ण 16 कलाओं और प्रभु राम 12 कलाओं में निपुण रहे, उसी तरह इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु का कल्कि अवतार जन्म लेगा जो सभी कलाओं में निपुण होगा और जो कि द्वापर युग में महाभारत का युद्ध पूर्ण नहीं हो पाया था, जिसके चलते उस दौरान कई योद्धाओं की युद्ध करने की ख्वाहिश अधूरी रहेगी। और इस कारण भविष्य में जब फिर से महाभारत जैसा युद्ध होगा तो उसमें देखिए कई योद्धा और सैनिक हिस्सा लेंगे। कलयुग की ये महाभारत विश्व युद्ध का रूप लेगा जिसमें कई मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे और ऐसे में ही कल्कि अवतार में सिद्ध पुरुष देश विरोधी ताकतों का मुकाबला करेगा और देश में मिलिट्री शासन लगेगा। हालांकि देखिए अंत में जीत भारत की ही होगी। फिर उसके बाद बड़े बदलाव के साथ एक नई शासन व्यवस्था लागू होगी। तो कल के रूप में जो शख्स सामने आएगा वो एक योगी होगा जो आगे चलकर पूरे विश्व में धर्म की स्थापना करेगा। वर्तमान परिस्थितियों में देखिए देश में एक लोकतांत्रिक सरकार है। मुल्क में हमेशा से देखिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार ही बनी है। जहाँ तक बात रही सेना की, तो देखिए देश का संविधान इस तरह से लिखा गया है कि सेना को हमेशा से देश की सत्ता से दूर रखना। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि भारत में सेना के लिए तख्ता पलट करना बिल्कुल भी असंभव है।
और इसका एक बड़ा कारण यह है कि भारत की सेना की स्थापना अंग्रेजों ने की थी और उसका ढांचा पश्चिमी देशों की तर्ज पर ही बनाया गया। और देखिए, गौर किया जाए तो पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में तख्ता पलट की घटनाएं नहीं हुई है। बात अगर हम संत अच्युतानंद दास जी की वायरल भविष्यवाणियों की करें तो उन पर देखिए विश्वास करने वाले यही दावा करते हैं कि उनकी भविष्यवाणियों का प्रमाण वक्त वक्त पर जगन्नाथपुरी का मंदिर देता है और इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है। बहरहाल, क्या देश में मिलिट्री शासन लगने की संभावना है या नहीं? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, भविष्य का हमारा रास्ता और मंजिल दोनों स्पष्ट है। आत्मनिर्भर भारत हमारा रास्ता भी है और हमारा संकल्प भी है। और ये किसी सरकार का नहीं, 130 करोड़ देशवासियों का है। बीते सालों में हमने इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए, माहौल को सकारात्मक बनाने के लिए निरंतर परिश्रम किया है। देश में बन रहे सही वातावरण का सदुपयोग कर संकल्पों की सिद्धि की कमान अब आप जैसे मेरे साथियों पर है, जीतों के सदस्यों पर है। आप जहां भी जाएं, जिससे भी मिले, आपके दिन के आधा समय आने वाले कल की चर्चा करने के स्वभाव के लोग हैं आप बीते हुए परिस्थितियों पर रो करके बैठने वाले लोग आप नहीं हैं। आप भविष्य की तरफ देखने वाले लोगों में से हैं। और मैं आप लोगों के बीच में पला बढ़ा हूं तो मुझे मालूम है कि आप लोगों का नेचर क्या है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जैसे, और खास करके मेरे युवा जैन समाज एंटरप्रेन्योर है, इनोवेटर है, आपकी जिम्मेवारी जरा ज्यादा है। आजादी के इस अमृत महोत्सव में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था के रूप में भी और आप सभी सदस्यों से देश को अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और छोटे मोटे वेलफेयर के संस्थान हो, जैन समाज ने बेस्ड इंस्टीट्यूशंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस और बेस्ट सर्विसेज को हमेशा एनकरेज किया है। और आज भी समाज की आपसे अपेक्षा रहना बहुत स्वाभाविक है। और मेरी तो आपसे विशेष अपेक्षा है कि आप स्थानीय उत्पादों पर बल दें। वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए आप सभी एक्सपोर्ट के लिए नए डेस्टिनेशन भी तलाशें और अपने क्षेत्र के स्थानीय उद्यमियों को उनके प्रति जागरूक भी करें। स्थानीय उत्पादों की क्वालिटी और पर्यावरण पर उसके कम से कम प्रभाव के लिए हमें जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट को आधार बनाकर काम करना है।